अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मार्शल आर्ट की रिसर्च के तसलसल पे जो वीडियोस बनाई जा रही हैं आपके लिए, उसी तसलसल को जोड़ते हुए आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, और वो आप तमाम मार्शल आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी भी होगा। हक़ाइक़ के ऊपर से हकीकत को मज़ीद खोजना, वाज़ेह करना, रिसर्च की बुनियाद पर उस छुपी हुई इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा किरदार है जो शायद आज नहीं तो कल बहुत तादाद में लोगों को समझ में आएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो कुछ बातों को मैं क्लियर करता चलूँ कि हमारी पिछली वीडियो का तसलसल और उससे पिछली वीडियो का तसलसल एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी पिछली वीडियो का तसलसल के ऊपर बैकग्राउंड पे जो वीडियो चल रही है वो उससे मुंसलिक है। मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे ये कहा था कि जो मॉडर्न कराटे लॉन्च की गई ट्रेडिशनल के नाम पर, दर हकीकत वो फ्रेंच किक बॉक्सिंग, दूसरे यूरोपियन फ्रांस और दूसरे मार्शल आर्ट से इंस्पायर होकर जापान में होने वाली बूडो मार्शल आर्ट, मीन के मार्शल आर्ट, वो जो बूडो को तस्लीम करते हैं, मानते हैं अपनी मार्शल आर्ट और अपनी ज़िंदगी में। बूडो एक कल्चर है, कोई मार्शल आर्ट नहीं। उस कल्चर के मुताबिक जीने की एक आदत, एक रिवाज को कायम करना जापान के अंदर बूडो कहलाता है। वो जीने का तरीका, उस पर एक तफसीली वीडियो इंशाल्लाह फिर कभी बनाई जाएगी। अभी फ़िलहाल इस चीज़ को यहाँ बताना चाहूँगा कि जो कैंडो मार्शल आर्ट है, उसमें ये तमाम पुराने ज़माने में एक समुराई स्वॉर्डमैनशिप की एक मार्शल आर्ट हुआ करती थी, वेपनरी आर्ट, जो कि आज मॉडर्न ज़माने के अंदर कैंडो और तेंशिन रियू और बहुत सारी ऐसी दीगर स्वॉर्डमैनशिप मार्शल आर्ट के नाम से मंसूब आज हमें दिखती हैं। कैंडो ही का तरीक़ेकार आप गौर से देखें वीडियो में, और हमारी कराटे का जो पॉइंट स्कोरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आज से पहले जहन में नहीं आया होगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरी हर बात से, मेरी हर वीडियो से आप तमाम लोगों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कुछ अहबाब के कहने पर मार्शल आर्ट के अंदर बेल ग्रेडिंग के ऊपर तफसीली वीडियो बनाने का कहा गया। मैंने पहले भी अपनी हर वीडियो के अंदर यह आपसे कहा कि आपके तमाम वो पॉइंट्स, वो क्यूरीज, वो इन्फॉर्मेशन हासिल करने के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो आपके टॉपिक दिमाग में आपके आता है, आप वो हमसे शेयर करें। वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं, पर्सनल नंबर है तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और उसको सुनने के बाद एक नई वीडियो आपके लिए तफसीली बनाई जाएगी। सवाल आपके होंगे, जवाब दे मैं हूँ, ये अपनी हर वीडियो में मैं कहता हूँ। दोस्तों, बेल्ट ग्रेडिंग को समझने के लिए बेल्ट ग्रेडिंग की तारीख को समझना होगा। जैसे मैं अपनी हर वीडियो के अंदर आप तमाम लोगों को ये कहता रहता हूँ कि मार्शल आर्ट को अगर समझना है तो हमें तारीख को देखना होगा। तारीख अगर देखनी है तो 1400 साल पहले से लेके सदियों पहले क़ब्ल मसीह में भी देखा जाएगा। क़ब्ल मसीह की मार्शल आर्ट को, 1400 साल पुरानी मार्शल आर्ट को, 1200 साल, 1000 साल पुरानी मार्शल आर्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो तरीक़त है, ये वो शुरुआत है जिससे ये मार्शल आर्ट वजूद में आई। वजूद में आने का मतलब यही है कि जिन्होंने बुनियाद रखी, बुनियाद रखने के बाद आप उसी को आज अपनी बेसिक बनाते हैं और अपनी मॉडर्न के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मॉडर्न पे काम करें और आपका जो एंशिएंट वे है, जो आपका ट्रेडिशनल वे है, जो आपका ओल्ड वे है, वो ज़ाया हो जाएगा। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़ात, अपनी मकासद, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए किया जाता है। शायद यही वजह है कि मार्शल आर्ट के अंदर बड़ा बुरा बदलाव भी आया, और मार्शल आर्ट के अंदर देखा जाए तो उस्ताद की इताअत करने की वजह से बहुत बड़ी बेहतरी भी आई। दोस्तों, मार्शल आर्ट की बेल्ट ग्रेडिंग के अंदर अगर हम बेल्ट ग्रेडिंग को, सबसे पहले बेल्ट को देखें तो इसकी तारीख़ हमें तकरीबन 3300 से 1200 क़ब्ल मसीह में मिलती है। कांसी का ज़माना, जिसमें लोगों ने इस चीज़ को अपने इस्तेमाल में करते हुए देखा है। दोस्तों, बेल्ट सीट बेल्ट भी होती है। सीट बेल्ट हम इसलिए बांधते हैं ताकि गाड़ी के अंदर हम उस हादसा से बच जाएं
जो गाड़ी से ब्रेक मारने की वजह से अचानक हादसे की शक्ल में पेश आ सकती है, यानी कि सिक्योरिटी के हवाले से बात मिलती है। दोस्तों, बेल्ट रेसलिंग यानी बेल्ट पकड़ के किसी को कंट्रोल करना, रेसलिंग करना बेल्ट की बुनियाद पर, यानी कमरबंद, यानी किसी को कंट्रोल करने की भी इस पर एक निशानदेही मिलती है। दोस्तों, ट्रेन के जरिए बेल्ट बांधकर बहुत वजनी चीज को उठाना। दोस्तों, गाड़ी में बेल्ट को लगाकर दूसरी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए इस्तेमाल करना, खींचने के लिए इस्तेमाल करना, इस्तेमाल करते हुए कदीम ज़माने से लेकर आज तक पाया जाता है। दोस्तों, एक बेल्ट जो हम अपनी पैंट ट्राउज़र के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी पैंट को गिरने से या ढीली होकर अनबैलेंस होने से बचा सकें, यानी यहाँ पे बैलेंस करने को भी बेल्ट कहा जाता है। इससे ये मेरी पुरानी तमाम बातें जो मैं करता आया हूँ कि ट्रेडिशनल और एंशिएंट ज़माने में मार्शल आर्ट इंसानी ज़रूरत की एक चीज़ थी। तो दोस्तों, ये जो चीज़ इस्तेमाल की ज़िंदगी में इंसान के लिए थी, वो आइंदा आने वाले वक्तों में सिस्टमाइज तरीके से सिस्टम बना दी गई, यानी इसकी तारीख मिलती है, मन घड़त नहीं है। लेकिन इसमें फिलॉसफी, सोच हर ज़माने में बदलती रही है। बेल्ट ग्रेडिंग जब मार्शल आर्ट के अंदर आती है तो हमें बड़ी बारीकी से वाज़ेह तौर पर ये बता दिया जाता है कि बेल्ट ग्रेडिंग को इंट्रोड्यूस करवाने वाला सबसे पहला जूडो का बानी जिगारो कानो, यानी डॉक्टर जिगारो कानो थे। दोस्तों, उन्होंने अपनी जूडो के अंदर सिर्फ 2 ही बेल्टों के इस्तेमाल को रखा था। ये बात हमेशा याद रखिएगा, एक वाइट, एक बेल्ट ब्लैक। जो वाइट बेल्ट है वो उस तालिब इल्म की शुरुआत है, और वही मेहनत जब मुस्तकिल मेहनत करने के बाद खूब मेहनत करेगी तो यकीन सी बात है कि उस पर कलर लगेगा, वो ब्लैक होगी, उस पर कलर आएंगे, वो ब्लैक हो जाएगी। तो वो ब्लैक बेल्ट और ये वाइट बेल्ट स्टार्टिंग बिगिनिंग के अंदर अहमियत के हामिल थी। दोस्तों, मार्शल आर्ट के अंदर बेल्ट ग्रेडिंग, रेसलिंग, बेल्ट ग्रेडिंग और जूडो, जुजुत्सु, ये तमाम मार्शल आर्ट अगर हम कदीम ज़माने में देखें तो सबसे ज़्यादा कबल मसीह, यानी कि हज़ारों साल पुरानी अगर हम दास्तान को मार्शल आर्ट की देखें तो ये यूरोप और एशिया के अंदर ये सिस्टम पाया जाता था। बेल्ट ग्रेडिंग नज़्म ज़ब्त, शागिर्द का मौजूदा अहलियत और साथ ही साथ उसकी मेहनत और उसका लेवल पहचानने के लिए, दर्जा बंदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। गोया वो किसी बेल्ट ग्रेडिंग, किसी कलर के अंदर साबित नहीं थी, ना कभी कहीं आज तक इसका कोई क्लू मिला है हमें। लेकिन मार्शल आर्ट के अंदर और दीगर निज़ाम जिसको हम जंगी फ़नून कहते हैं, जिसको हम जो रोमन एम्पायर, फारिस और सहाबा इकराम की ज़िंदगी कहते हैं, वो कलर से मंसूब कभी भी नहीं थी। लिहाजा बेल्ट ग्रेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो हमें अपने कलर की बुनियादों को बताने के साथ साथ ये बात भी ज़ाहिर कर देगा कि मार्शल आर्ट के अंदर दर्जा बंदी बहुत अहमियत का हामिल है। कोई भी कोच, कोई भी मास्टर, कोई भी टीचर अपने शागिर्द को जब ट्रेन करता था तो वो उसकी अहलियत को उसकी जिस्म के अंदर, उसके शख्सियत के अंदर, उसके लिबास में आने वाली तब्दीली से समझा करता था, रखता था। यकीनी सी बात है कि कोई शख्स अगर ज़मीन पर खड़े होकर मार्शल आर्ट को सीखा है और उसकी ट्रेनिंग करता है तो ज़मीन के आसपास, ज़मीन के जो अज्जा हैं वो उसके लिबास को गंदा करेंगे, उसके जिस्म को गंदा करेंगे। इसका मतलब उसने मेहनत की थी। साथ ही साथ उसका पसीना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी। इन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रखते हुए इस बात को समझिएगा कि मार्शल आर्ट की दर्जाबंदी से लेकर तमाम ग्रेडिंग के जो उसूल हैं वो आपकी मेहनत, आपके लिबास की गंदगी, आपकी तादाद, कितनी तादाद में आपने मेहनत की है, कितने दिन आपने मेहनत की है, कितने सालों से आप इस चीज़ में मुस्तकिल मिजाजी से इसमें, ये दर्जाबंदी समझने के लिए ये तमाम चीज़ें की जाती थी। सहाबा इकराम और जैसे मैंने आपको कहा एशिया और एशिया के साथ आपका यूनान, यूरोप, यहाँ पर बेल्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहा है। जैसे कि सीट बेल्ट, गाड़ियों की ईजाद रोमन
کے بعد ہوئی ہے، لیکن گاڑیاں ان کے پاس اپنے انداز میں ہوتی تھیں۔ یہ آپ کو پہاڑی علاقے عرب میں نہیں ملیں گی، وہاں گھوڑ سواری کا نظام زیادہ تھا، خچر کا استعمال، گھوڑوں کا، اونٹ کا استعمال زیادہ تھا۔ جس طرح کا ملک ہے، وہاں کی جس طرح کی زندگی ہے، اس کے مطابق اس کی ضروریات ہیں، اسی ضروریات کے مطابق تمام چیزوں کا استعمال ہے، اور اسی لیے ہتھیاروں کا بھی تبدیلی ہے، اسی لیے لباس میں بھی تبدیلی ہے۔ رومن امپائر کو غور سے اگر آپ دیکھیں تو ان کے لباس بہت مختصر ہوتے تھے، بہت باریک ریشمی یا عام سا لباس باریک پہن کر جس میں جسم کا نمایاں ہوتا تھا، مرد اور عورت اسی طرح پہنتے تھے، اور یہ اپنے لباس کے اوپر بیلٹ باندھ لیا کرتے تھے تاکہ وہ لباس کھل کے مکمل طور سے کسی کو بے آبرو نہ کر دے، لیکن وہ باریک کپڑے پہنا کرتے تھے اور چھوٹے کپڑے۔ اسی طرح ہم اگر آتے ہیں صحابہ اکرام کے زمانے میں تو وہاں پر بیلٹ نہیں ہوتی تھی، وہاں پر کپڑا باندھا جاتا تھا اپنے لباس کے اوپر تاکہ وہ لباس ایک جگہ منظم طور سے جڑ جائے، اور ہلنا جلنا اور لباس کا ڈھیلا ہونا یہ بھی ممکن نہ ہو پائے۔ یہی چیزوں کو اگر ہم آگے دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کے اندر ترک زندگی اگر ہم غور سے دیکھیں، ہم منگولوں کی زندگی دیکھیں، ہم چینیوں کی زندگی بھی اگر دیکھیں تو ہمیں یہ لباس وہاں سے مل جاتے ہیں۔ یعنی یورپ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں بیلٹ کی درجہ بندی تھی، اور کہیں پہ کپڑا یعنی زاربند کی شکل میں زندگی کو گزارنے کی ضروریات کے مطابق یہ اجزاء کا استعمال ملتا ہے۔ مارشل آرٹ کے اندر بھی اسی طرح وہ لوگ جو کنگ فو میں کہتے ہیں ہم بلیک بیلٹ ہیں، لہٰذا میں ان کے لیے کچھ اور لفظ نہیں بولوں گا، اتنا بولوں گا کہ انہوں نے شاید مارشل آرٹ کنگ فو سیکھی ہی نہیں تھی، کیونکہ کنگ فو کے اندر کوئی بیلٹ گریڈنگ نہیں ہے۔ کنگ فو صحابہ اکرام یا پھر چینی یا پھر ترک، منگول، یہ ساش یعنی کہ زاربند کی شکل میں ان کے پاس زندگی گزارنے کے اجزاء ملتے ہیں۔ البتہ آپ کی دوسری مارشل آرٹ کے اندر جو آپ کا چین، آپ کا جاپان، آپ کا اوکیناوا، آپ کا تھائی لینڈ، یہ بھی وہ جگہ ہیں جہاں پر آپ کا ساش یعنی زاربند کی شکل میں ہی دیکھا گیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی جو پہنچ وہ چین تک ہوئی، اور چین کے ذریعے جاپانیوں سے بھی بہت زیادہ مناظرے اور بہت زیادہ ان سے معاملات کاروباری بھی رہے ہیں۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ کے کئی مجاہد چین، جاپان آئے، اور انہوں نے اپنی جنگ کے ذریعے اور اپنی محبت اور اپنے علوم کے ذریعے علماء اکرام کی نظم و ضبط اور نظام کو قائم کرنے کے ساتھ انہوں نے بہت سارے علوموں کو یہاں بانٹا۔ وہ کمزور لوگوں کو تلوار دی اور بیکار لوگوں کو کام دیا تاکہ وہ حرام گیری اور حرام کاموں سے بچ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی، اور عثمان غازی کا جو سب سے بڑے بیٹے تھے اوہان غازی، یہ بھی چین آئے اور انہوں نے نظام کو قائم کیا تھا۔ یہاں نظام قائم جب ہوتا ہے جہاں پہ نظام نہ ہو، نظام وہاں قائم کیا جاتا ہے جہاں پر بربریت یا پہ نظام کے الٹ معاملات چل رہے ہوں۔ تو ان دونوں شخصیات کا بہت بڑا کام ہے، محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس طرح دیگر بہت سارے لوگوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ سمندری نظام کے سب سے بڑے زبردست فائٹر جو مسلمانوں کی تاریخ میں ترک میں گزرے، بیبروس رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نام بیبروس مشہور ہے، وہ زمین سے زیادہ سمندری جنگ کے ماہر تھے، اور انہوں نے سمندری جنگ کو تمام کفار کے مسلح ہو کے بہت زبردست طریقے سے فتح یاب ہوئے تھے۔ دوستو، تمام چیزوں میں ہم جب تاریخیں پڑھتے ہیں تو گھوم پھر کے ہمیں معاملہ مسلمانوں کا ہی ملتا ہے، چاہے ہم سلطنت عثمانیہ، چاہے صحابہ اکرام کی بات کریں۔ کم تعداد میں زیادہ لوگوں کو مارنے سے لے کے تمام ایسے اجزاء جو طاقت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، اس کو بدلنے کا نظام قائم ہونے کا جو معاملہ ہے وہ شروع ہوتا ہے چینی اور جاپانی تاریخوں کی شروعات میں آخر سے۔ دوستو، جاپان کے اندر یہ جوجوٹسو، جو پہلے JUJITSU تھا، جوجوٹسو، وہ آج کے زمانے میں جیوجٹسو ہو گیا، جیوجٹسو۔ جوجوٹسو جاپان کا پرانا ایک ایسا مارشل آرٹ ہے جو جوڈو سے بھی پہلے جاپان کے اندر کرایا جاتا تھا، جس میں ہاتھ پاؤں کی لڑائی کے ساتھ گریپلنگ، تھروئنگ سب کچھ موجود تھی، اور وہ بہت ڈیڈلی تھا۔ اس کو بھی تبدیل کیا گیا ہے، یاد رکھیے گا، اور وہ آج جیوجٹسو ہو چکا ہے جو کھیل بن چکا ہے۔ کراٹے جو کہ بہت جدید خطرناک ایک عمل تھا سیکھنے کا جنگی فنون کو، وہ تبدیل کر کے کھیل بنایا گیا ہے۔ کنگ فو جو اپنے آپ میں خود فادر آف آل مارشل آرٹ، ساری مارشل آرٹ کا والد کا کہلاتا ہے، سب سے بڑی مارشل آرٹ ہے دنیا کی، وہ بھی تبدیل کر کے کھیلوں کے لیے استعمال کی گئی ہے۔ پھر بھی ان کے اجزاء ان کی عادات سے منسلک ہیں، ان کے رواج اور ان کی روایتوں سے منسلک ہیں، جس کی وجہ سے مارشل آرٹ کسی حد تک آج بھی محفوظ ہے۔
दोस्तों मार्शल आर्ट के अंदर दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, एक साउदर्न मार्शल आर्ट, एक नॉर्दर्न मार्शल आर्ट। आपके निज़ाम मार्शल आर्ट के अलावा साउथ और आपका नॉर्थ, हर जगह पर जो आपका साउथ है वो आपका शहरी निज़ाम, जहाँ पे मामला पैसों के बिजनेस के होते हैं, वो हर जगह पे थे। और जो नॉर्थ का एरिया आपका होता था वो आपका गांव देहात होता था, जहाँ पर आपके देहात से पहाड़ी गांव के निज़ाम से मुंसलिक ही इस्तेमाल की चीज़ें पाई जाती थी। और मज़े की बात, मार्शल आर्ट का जो शुरुआत है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ से हुई है। ये तहकीक है और ये एक ऐसी ज़बरदस्त तहकीक का मैंने आपको एक पॉइंट आपके सामने पेश किया है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से अपने मुल्कों के अंदर भी अगर गौर से देखें कि नॉर्थ में आपके क्या होता रहा है और साउथ में आपके क्या हो रहा है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। चीन के अंदर भी जो नॉर्थ है और जो साउथ है उसकी कुछ ऐसी ही दास्तान है। मार्शल आर्ट का निज़ाम नॉर्थ से शुरू हुआ। नॉर्थ के दरवाजे कहाँ कहाँ खुलते हैं ज़रा देखिएगा, मालूमात कीजिएगा। और साउथ क्योंकि आज आपका एक शहर है, एक बुनियाद है, आपके शहर का कैपिटल है और वहीं आपका कैपिटल लाजमी होगा, तो इसलिए आपके निज़ामों में तब्दीली बनाई जाती है। उम्मीद है इस बात को तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे इसी वीडियो के अंदर बात करते हैं। दोस्तों डॉक्टर जिगारो कानो एक हुनरमंद मौल्लिम भी थे। जिगारो कानो ने बहुत सारे निज़ामों का उजागर किया और सबसे पहले बेल्ट ग्रेडिंग को शामिल करने के साथ ही साथ उन्होंने वाइट बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, ये 2 बेल्टों का इंतखाब किया और इसी से अपनी इब्तिदा जूडो की आहिस्ता आहिस्ता जापान के वज़ीर ख़ारजा जब जापान आए तो वहाँ जूडो की डेमोस्ट्रेशन दी गई और वहाँ पर मज़ीद इंग्लिश कॉन्सेप्ट जापानियों के दिमागों में आया और मज़ीद इस पर काम हुआ। दोस्तों उस वक्त सर्टिफिकेट के ऊपर जापानी ज़बान में लिखकर शागिर्द को बनाना और उसकी पहचान कराने का निज़ाम कायम किया और उसके अंदर मैक्यू के नाम से सर्टिफिकेट, जिसे हम जापानी को उर्दू में अगर बोले सर्टिफिकेट, एक लेवल है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया और साथ ही साथ फिर एक दर्जाबंदी बनाई। शागिर्दों को अलग अलग कलर्स में कलर बेल्ट के अंदर पहचान करवाने के लिए निज़ाम कायम किया और फिर 2 सिस्टम को ऑर्गेनाइज़ किया, यूदानशा और क्यू सिस्टम और डान सिस्टम। यूदानशा यानी कि स्टूडेंट का एक निज़ाम, जिसमें कि आपका क्यू सिस्टम ये जाहिर करता है कि क्यू यानी कि बेसिक ट्रेनिंग चलती जा रही है। जब वो बेसिक एडवांस की तरफ जाएगी तो फिर वो डान सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। तो क्यू सिस्टम लॉन्च हुआ और फिर डान ग्रेडिंग यानी डान सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ और इस तरह से मैक्यू, यूदानशा और फिर उसके बाद जो आपकी बेल्ट ग्रेडिंग में जो क्यू लेवल है और जो डान लेवल है ये ऑर्गेनाइज हुआ। दोस्तों मौल्लिम होने की वजह से तालीमी निज़ाम के अंदर जिगारो कानो डायरेक्टर भी थे। उन्होंने स्कूल के अंदर इस चीज़ की दर्जाबंदी को आसानी तौर से फैलाया और तेज़ी से फैलाते चले गए। और याद रखिएगा, जिस गिचिन फुनाकोशी द फाउंडर ऑफ शोटोकान कराटे जो कहा जाता है, सबसे पहले ब्लैक बेल्ट इनको मिली है जूडो की और इन्होंने उस जूडो की ब्लैक बेल्ट को लेके सबसे पहले बेल्ट ग्रेडिंग को कराटे के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया। इसको इंट्रोड्यूस करवाना नहीं कहते, इसे कहते हैं पहले वहाँ से बेल्ट लेना, जिगारो कानो से ब्लैक बेल्ट लेना और फिर उस बेल्ट सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना ताकि बहुत सारी बातों को हम जवाब दे सकेंगे। बेल्ट ग्रेडिंग कराटे में कभी होती ही नहीं थी। ये पहला वक्त था, पहला निज़ाम कायम किया गया जब जूडो के ज़रिए से बेल्ट ग्रेडिंग का निज़ाम कायम हुआ, कलर बेल्ट, डाउन ग्रेडिंग बेल्ट। तो सबसे पहले कोरिया से, जापान से यानी ओकिनावा तो नहीं कहलाएंगे अब क्योंकि जापानी कहलाएंगे, तो उन्हें अपनी पूरी ज़िंदगी जापान को बनाने में वक्त पड़ दी बकौल दुनिया के, तो वो जापानी कहलाएंगे। तो जापानी गिचिन फुनाकोशी सबसे पहले डाउन ग्रेडिंग लेते हैं जूडो की और उसके बाद कोरिया से ब्योंग जिक लू, ये दूसरे कोरियन मार्शल आर्ट के ब्लैक बेल्ट थे जिन्होंने ब्लैक बेल्ट जूडो के लिए और उसके बाद फिर इसको इंट्रोड्यूस करवाया अपनी ताइक्वांडो के अंदर। दोस्तों बेल्ट ग्रेडिंग का सिस्टम ऑर्गेनाइज होता चला गया। आज भी चाइना के अंदर बेल्ट ग्रेडिंग नहीं है। सहाबा इकराम के ज़माने में बेल्ट ग्रेडिंग नहीं थी, रोमन एम्पायर के ज़माने में बेल्ट ग्रेडिंग नहीं थी, सिस्टम कुछ और था, साश यानी कि कमरबंद था। ओकिनावा के अंदर भी बेल्ट ग्रेडिंग नहीं थी। इब्तदाई वक्तों में ओकिनावा के अंदर भी अपना
जिसे हमारे यहाँ लंगोट बांधी जाती है, इस तरह पहनकर समंदर के पास, क्योंकि समंदर एक ऐसी जगह है जहाँ पर नहाया जाता है, कपड़े गंदे होते हैं, तो वो यहाँ पे लंगोट पहन के अपने आप को मुकम्मल तौर से बिना कपड़ों के लंगोट बांध के समंदर के करीब ट्रेनिंग करते थे, ताकि उनके लिबास गंदा भी ना हो और खुल के वो अपनी ट्रेनिंग कर सकें और समंदर का वो मज़ा भी ले सकें जो नहाने का हम तमाम लोग लेते ही हैं। ओकिनावा के अंदर विदाउट बेल्ट उनका अपना किमोनो, जो कि उनका ट्रेडिशनल लिबास है, उसी के अंदर कराटे की जाती है, मार्शल आर्ट की जाती है आज भी। और उनका कहना यह है कि जिस लिबास को ज़िंदगी भर पहना जाता है, उसी लिबास से मार्शल आर्ट को सीखा जाए तो हमारे लिए आसानी होगी। उस लिबास को जो हम पहनते ही थोड़ी देर के लिए हैं, वो लिबास पहन के थोड़ी देर के बाद जब हम उसे उतार देते हैं, तो हमारे लिबास उतारने की वजह से हमारे अंदर के मिजाज में तब्दीली आ जाती है। लिहाजा ओकिनावा क्योंकि कल्चर भी है, ट्रेडिशन भी है वहाँ कराटे का, तो वो वहाँ पे कराटे को बहुत डिफरेंट तरीके से करते भी हैं, लेते भी हैं। और इसी वजह से ड्रेसेस जो हैं वो आज के मॉडर्न ज़माने में हर जगह अलाउ कंपलसरी कर दिए गए फेडरेशन की शक्ल में। अब लिबास पहनना जो है वो लाजिम है, जापान में भी, ओकिनावा में भी और कहीं चाइना के अंदर भी लिबास पहनना लाजमी है। आज भी आप देखिएगा कुंफू के अंदर इनका लिबास एक ट्रेडिशनल लिबास है, जो आप अमूमन ब्रूस ली को, जैकी चैन को, जेट ली को देखेंगे कि वहाँ पे इस तरह के रिबन्स होते हैं, तो वो पहनते ही हैं। ये उनका अपना कौमी लिबास है, वो आमतौर से पहनते हैं, जैसे हम लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, उनकी कौमी लिबास यही है। वो इसी तरह के लिबास पहनते हैं और रेशमीन पहनते हैं। और रेशमीन कपड़ा तो आपको पता ही है कि शाम में बनता था, लेकिन तिजारत का सबसे बड़ा मरकज़ अरब, सऊदी अरब था, मक्का। एनीवेज, मेरी बहुत सारी बातों को आपने शायद समझाओ, थोड़ा सा कंपाइल करके नई बात फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों, 19वीं सदी के अंदर जब ये सर्टिफिकेशन लॉन्च हुई, डाउनग्रेडिंग क्यू सिस्टम लॉन्च हुआ, तो वहाँ पर मैक्यू जो कि एक लेसन है मास्टरिंग का, और युदानशा भी एक लेसन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ लॉन्च हुआ, तो इसको पूरी दुनिया के अंदर फैलाना इनका मकसद था। दोस्तों, ओकिनावा के अंदर और चाइना के अंदर आज भी एक ट्रेडिशनल कल्चर मौजूद है कि जब वो अपने किसी शागिर्द को बनाते हैं और उसको मुकम्मल पाते हैं इम्तिहान लेने के बाद, तो लकड़ी के ऊपर उनकी ज़बान में ख़त्ताती की शक्ल में उसके लेवल को वाज़े किया जाता है और उसको लकड़ी के ऊपर दिया जाता है। वही लकड़ी पे दिया हुआ जो चीज़ है वो हमेशा महफूज रहती है। लिहाजा लकड़ी को आम एशिया के अंदर और अमेरिका और दूसरा जो हमारा कल्चर है, जो जापान, ओकिनावा और देसी से अलग है, वहाँ पर इस चीज़ को मायूब समझा जाता है। तो उनने सर्टिफिकेशन को ज़्यादा अहमियत दी और जापान ने इसको मज़ीद इसको पक्का किया। और आज सर्टिफिकेट के ऊपर जापानी ख़त्ताती लिखकर मास्टर को, कोच को नवाजा जाता है, उसको बताया जाता है, दुनिया को दिखाया जाता है कि फ़लाँ मास्टर का, फ़लाँ कोच का, फ़लाँ मार्शल आर्टिस्ट का क्या लेवल है। तो दोस्तों, ये ख़त्ताती चलती आ रही है और ये ख़त्ताती भी अगर आप देखें तो रुक्का कहते हैं इसे, जो अरब से शुरू हुआ और एक दूसरे को पैगामात देने का भी और एक दूसरे की पहचान के लिए मोहर तक इस चीज़ पर बनाई गई है। मैं बहुत सारी चीज़ों को इसलिए आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूँ ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हर चीज़ के पीछे एक बात छुपी होती है, एक तारीख छुपी होती है, या तो उसको सोची समझी एक स्कीम के तहत छुपाया जाता है, या फिर जहालत या फिर इंतकामी कार्रवाई करते हुए उस बात को ज़माने में छुपाने की कोशिश कर दी जाती है, या फिर इंसान अपने पहले इल्म को धोखा देने के लिए लाइल्मी का मुजाहरा करता है और चीज़ों को छुपाने की कोशिश करता है। और वक्त की ताकत ने हमेशा एक फ़ायदा उठाया, हर बादशाह ने अपनी तारीख़ को लिखवाने के लिए मौलिकीन को इस्तेमाल किया और मौलिकीन को ख़िलाफ़ लिखते हुए अगर देखा तो उसको वहीं पे कत्ल करवा दिया। तो ऐसी तारीखें भरी पड़ी हुई हैं। हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ बहुत डीप स्टडी के साथ वाज़े करेंगे ताकि आप लोगों के पास सवाल ना हो। सवाल होंगे तो फिर आप मज़ीद कॉम्प्लेक्स का शिकार होंगे। इसलिए मैं अपनी वीडियो में बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, हमारे जापान के मार्शल आर्ट के जितने मुतासिर मार्शल आर्टिस्ट दुनिया में मौजूद हैं और जिगारो कानो जूडो के जो बानी हैं उनसे मुतासिर हैं। आज मैं आपको एक और अजीब चीज़ बता दूं कि जिगारो कानो चीन की 2500 साल पुरानी एक हिकमत अमली गेम गो से मुतासिर थे। ये हिकमत अमली चीन की थी और ये गो के नाम से मशहूर थी और इससे मुतासिर होने की वजह से उन्होंने अपनी मार्शल आर्ट के अंदर बहुत सारी दर्जाबंदी को निज़ाम के अंदर शामिल करते हुए वजूद में लेके आए थे। दोस्तों, जापानियों ने चीनियों से बहुत मुतासिर होकर बहुत कुछ सीखा और उसको अपने निज़ाम के मुताबिक बनाने की कोशिश की। जब चीनियों को नहीं छोड़ा तो ओकिनावा चीन और जापान के दरमियान का एक जज़ीरा था जहाँ कराटे पैदा हुई थी और वो अलग नाम से मंसूब थी। सबसे पहले वो तोड़े के नाम से मशहूर हुई, फिर वो ओकिनावा के नाम से मशहूर हुई।
की नापते और उसके बाद फिर वो सिस्टम स्टाइल के नाम से मशहूर होते हुए कराटे जो है 19वीं सदी के अंदर इसका नाम रखा गया। और तमाम चीज़ों को बदलने के माहिर जापानियों ने हर ज़माने में मार्शल आर्टिस्ट और मार्शल आर्ट को बदलने की पूरी कोशिश में कामयाबी हासिल की है। और ये निज़ाम को तब्दील करते करते उन्होंने इतना तब्दील कर दिया कि आज उनके भी हाथ से चीज़ निकल गई है और यूरोप के हाथ में चली गई है। अब वो यूरोप की बातों को मानना उनका फ़र्ज़ बन गया है। यूरोपियन हमेशा अपने डायरेक्टर लेवल के ऊपर, हाई कमांड के ऊपर जापानियों को बिठाकर और बदतरीन मार्शल आर्ट को स्पोर्ट्स के नाम पे फैलाते जा रहे हैं, जो हकीकी मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस से बिल्कुल मुनफरिद नहीं बल्कि मुख्तसर करते हुए मार्शल आर्ट को बिल्कुल मुख्तलिफ है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो, कोई तंज महसूस हुआ हो, कोई बुरी बात लगी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी और चाहें तो पर्सनल कॉल के लिए का नंबर है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो फिर दोबारा बना दूंगा आपके लिए, आपकी क्यूरी को ख़त्म करने के लिए। इल्म को हासिल करें ताकि आमिल बन सकें। आमिल इसलिए कि अच्छा अमल कर सके और अच्छा अमल करने से आप अच्छे हो जाएंगे। अच्छा निज़ाम कायम करने से आप मरने के बाद भी ज़िंदा हो जाएंगे।